नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो अभी दो महत्वपूर्ण देश जिनका भारत के संस्कृति के साथ बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता है और वहाँ की जीवन शैली भी भारत की जीवन शैली जो मूल्यों से जुड़ी हुई है वो है जापान और कोरिया। आप वहाँ की यात्रा करके आए हैं और 24,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश के प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। आपको शुभकामनाएं। आप जरा अपने अनुभव भी बताएं, क्योंकि दुनिया की नजर उत्तर प्रदेश की ओर है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में निवेश सम्मेलन करने जा रहे हैं। पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और कृतज्ञता कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम भूमिका निभाने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन प्रस्तावित किया है। और उसी के क्रम में 16 देशों की यात्राओं के लिए 8 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, जिनको अलग अलग देश ऐसे देश जिनसे निवेश संभावित है, जिनसे हमारे कल्चरल और ऐतिहासिक संबंध और सरोकार रहे, ऐसे देशों की यात्रा पे अलग अलग समूहों के रूप में मिनिस्टर्स उनको लीड कर रहे थे और तमाम अन्य अधिकारीगण उनके साथ टीम में थे। और 8-8, 10-10 लोगों की टीम उन देशों में गई। मुझे जापान और दक्षिण कोरिया जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 10 से 18 दिसंबर के मध्य वो यात्रा रही। मेरे साथ प्रदेश के सम्मानित मंत्री हमारे साथ कैबिनेट में श्री आशीष पटेल जी मेरे साथ थे। सीईओ ग्रेटर हमारे जेवर एयरपोर्ट अथॉरिटी अरुणवीर सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और पूर्व में डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया रहे, वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री जीएन सिंह जी हमारे साथ थे। अमित मोहन प्रसाद जी जो ACS हैं, जो कोरोना में जब पूरा उनका उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई कोरोना से लड़ी गई, वो भी हमारी टीम में थे। इस तरह करीब कुल मिला के करीब 10-11 लोगों की टीम थी जो रही। और सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिण कोरिया और जापान जहाँ हम लोग गए तो साझा संस्कृति का एक बड़ा मंच रहा है। भावनात्मक रूप से उन देशों के रहने वाले लोगों का लगाव भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति सरोकार मानते हैं। भगवान बुद्ध को मानने वाले काफी लोग आज भी हैं। और वहाँ कुल मिला के जो 7 देवताओं की पूजा करते हैं, उनमें से 3 देवता महाकाल के रूप में वो भगवान शंकर को मानते हैं, गणेश जी की प्रथम पूजा का देव आज भी वो भी मानते हैं, और सरस्वती जी का पूजन करते हैं। तो उनके जो 7 देवताओं का मानता उनके समाज में है, उसमें से 3 देवता हमारे अपने हैं। इसका मतलब हम लोगों का परंपरागत रूप से उनके साथ सांस्कृतिक संबंध है, सरोकार है। अच्छा था। यात्रा में हम लोगों को काफ़ी रोड शो कर दोनों देशों में कुल मिला के 3 रोड शो हुए। और 3 रोड शो के बाद तमाम करीब 18 या 19 के करीब द्विपक्षीय वार्ताएं विभिन्न जो निवेशक थे, कंपनियां थी, बड़े बड़े ग्रुप थे, उनके साथ बैठने का मौका मिला। और कुल मिला के बड़ी खुशी की बात यह है कि 17,500 करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU हमारे साथ हो गए। कुल मिला के 25,000 से ज्यादा करोड़ के 456 करोड़ 25,456 करोड़ के निवेश के लिए हम लोगों के समझौते हुए हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश के लोगों को बधाई। और बधाई इस बात के लिए कि जब ये निवेश आएगा तो जापान और कोरिया का जो निवेश है महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनकी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास आएंगे। और टेक्नोलॉजी जब जब जिस देश की बढ़ती है तो सारे विकास की और भविष्य की संभावना उनमें नहीं होती है। जहाँ एक और बेरोजगारों के रोजी रोटी के साधन मिलेंगे, वहाँ देश को नई टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिल सकेगा। और देश में नई टेक्नोलॉजी आने के बाद उत्तर प्रदेश एक नई गतिशीलता के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चूंकि आप अभिभावक हैं संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के, और ये पूरी दुनिया के जितने भी निवेश हैं उसके साथ साथ में पर्यटक भी उनको भी आकर्षित लगातार कर रहे हैं। और इस निवेशक सम्मेलन में पर्यटकों की भी आने की बड़ी संभावना है, जिनके उद्देश्य आर्थिक भी होंगे, सांस्कृतिक भी होंगे, क्योंकि सांस्कृतिक सम्मेलन भी इसके साथ हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका क्या संभावना आपको नजर आती है? देखिए, हम लोग चूंकि संस्कृति और पर्यटन विभाग मेरे पास है, तो हमारा तो प्रथम वरीयता होनी चाहिए और हम लोगों ने उसको सरोकार भी रखा। और बेहद खुशी की बात है कि एक तो वहाँ
2-3 संस्थाओं के साथ कल्चरल एक्सचेंज के एमओयू होने जा रहे हैं, जिसमें गोरखपुर की यूनिवर्सिटी के साथ होगा, जो नर्सिंग यूनिवर्सिटी अभी हुई है पैरामेडिकल की, क्योंकि यहाँ के छात्र वहाँ जाकर वहाँ के छात्र यहाँ आके एक दूसरे के अनुभव, योग्यता, क्षमता का साझा करेंगे। दूसरा, कल्चरल एक्सचेंज के लिए हमारे संस्थानों के साथ वहाँ के संस्थानों के साथ एक एमओयू होने जा रहा है। और इससे भी एक बड़ी बात यह है कि किसी भी देश का जो जैसे टोक्यो टावर आइडेंटिफिकेशन है जापान का, जो स्काई ट्री नया बना, पहले टोक्यो टावर था 300 समथिंग मीटर की ऊंचाई का, तो बाद में उसको एक्सटेंड करके स्काई टावर का स्वरूप दिया गया और स्काई लैब के रूप में विकसित करके वहाँ मेरे ख्याल से लाखों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन लाखों, और उससे लाखों पर्यटकों के आने से उसको उन्होंने जिस टावर को डेवलप किया है, नीचे से रोड्स भी हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी का अद्भुत स्वरूप है वो टावर। और वहाँ हजारों लाखों लोगों के लिए रेस्टोरेंट, उनके लिए कल्चरल एक्टिविटी, अन्य जरूरी सुविधाएं, पार्किंग और साथ ही साथ अन्य इस तरह की आकर्षक तमाम उसमें चीजें दी गई हैं, जिससे वो आकर्षण का केंद्र है। तो वहाँ जिसने बताया, हम लोग बात की, जिसने बनाया उनसे बात हुई है, और वहाँ के एक नीलेंद्र उपाध्याय जी हैं जो टोक्यो के गवर्नर के एडवाइजर हैं, सौभाग्य से वो हमें मिल गए। और क्योंकि दूतावास के माध्यम से, दोनों एमएससी के माध्यम से कार्यक्रम था, तो एमएससी ने ही अरेंज कराया था। तो जब बातचीत हुई है तो आज भी फोन आया था सवेरे, तो उनकी बातचीत बड़ा प्रगति में है। और नीलेंद्र जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो टावर, उस तरह का टावर हिंदुस्तान में पहला टावर होगा, उत्तर प्रदेश में ये तो बन गया, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए के आसपास आई है। वही कंपनी साथ तैयार हो रही है कि अपने यहाँ लखनऊ में, बनारस में, जहाँ भी सरकार का तय कर लेंगे हम मानव के बैठ के, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक वो टावर बनेगा जिससे आकर्षण का केंद्र होगा, पर्यटक के आकर्षण का केंद्र होगा, और आइडेंटिफिकेशन यूपी ने हिंदुस्तान का पहला वो टावर होगा। तो ये बड़ी उपलब्धि पर्यटन के क्षेत्र हम लोग लाने वाले हैं। और ऐसी कई कल्चरल एक्सचेंज के लिए हो, चाहे एक दूसरे के स्टडी कोर्सेज चलाने की बात हो, ताकि एक दूसरे की संस्कृति को, अनुभवों को, योग्यता का, क्षमता का लाभ दोनों देश साझा कर सकें, ये हम प्रयास करके आए। निश्चित रूप से। और भारत के बाद जापान ही ऐसा देश है जिसने न केवल जीवन मूल्यों को बहुत प्राथमिकता दी है, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में बड़ा काम किया है। और दुनिया में भारत अपने पारिवारिक संस्कृति और ज्ञान की परंपरा के लिए जाना जाता है, और तकनीक के लिए जापान जाना जाता है। इन दोनों का सम्मेलन भी बहुत अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि भारत सरकार का अब शोध की तरफ बहुत ध्यान है, और निश्चित रूप से ये अनुबंध महत्वपूर्ण होंगे। और आपको बधाई कि आपने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में कई जो अनुबंध किए, अभी कल की कैबिनेट बैठक में इस दिशा में जो नीति है उसमें काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है। हाँ, कल चर्चा भी हुई है, जो भी विभिन्न देशों के लोग आए थे उसका प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री सामने हुआ है। और खुशी की बात है कि जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य जो संबंध सरोकार हैं, सांस्कृतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, मान्यताओं को लेके, वैचारिक रूप से, वो और प्रगाढ़ता पाएंगे। इसके बाद और मधुरता आएगी। और मैं समझता हूँ चाहे स्वामी विवेकानंद जी का वहाँ वो हुआ हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संस्मरण हो, आज भी जापानियों को याद है। और वहाँ का एक जरूर हिंदुस्तान के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर सीखना है जीवन का अनुशासन, समयबद्धता, योग्यता, क्षमता, दक्षता, स्वच्छता, तो जापान के लोगों से सीखनी चाहिए। और उनकी तरक्की का मूल राज यही है कि हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु अटैक के बाद विखंडित जापान, बर्बाद हुआ जापान, किस तरह से रिवाइव हुआ, उसने किस तरह से अपने को देश में नहीं पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का काम किया, और आज आर्थिक महाशक्ति बनने में बहुत थोड़े समय में पुनर्स्थापित करने का काम किया। ये हमें सीखने की जरूरत है। वहाँ के लोग अगर 11 बजे की मीटिंग कोई तय है तो 5 मटकम 11 पे सारे लोग उपस्थित मिलेंगे। तो मुझे समझता है इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो वहाँ की साफ सफाई, तिनका भी दरवाजे के बाहर नहीं हो सकता। सुबह उठ के सारे लोग पहला काम यही करेंगे कि सार्वजनिक गली हो, सार्वजनिक जहाँ घर है उसका, तो अपने घर के सामने बोले 4 और अन्य घरों के सामने, कितना ही बड़ा आदमी हो, जाकर एक तिनका ही पत्ता ही बड़ा तो उठा के डस्टबिन में डालने का काम करेगा। वहाँ का जो हमारे नौकर वाली कल्चर है कि जरा से हम पैसे वाले हो गए तो नौकर रख लेते हैं, वहाँ गवर्नर हो, छोटे अधिकारी हो,
IAS हो यहाँ के, इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी हैं, कहीं चपरासी नहीं होता। सारा काम अपने हाथ से, दायित्व बोध है। दायित्व बोध। तो ये मुझे लगता है जापान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जीवन के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, और किस तरह सफलता अर्जित की जाती है इसमें हम लोगों को काफ़ी सीखना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का अनुभव, संस्कारों का, हिंदुस्तान का अनुभव आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का और जापान का, दोनों का मिलाकर के यदि अनुभव एक दूसरे को शेयर होंगे तो हम समझते हैं कि ये भविष्य के भारत के लिए बहुत ही सुखद होंगे और भविष्य के उत्तर प्रदेश के लिए बेहद सुखद होंगे और इसके शुभ परिणाम निश्चित रूप से आएंगे। आपका निवेदन हमारे प्रदेश के और देश के तमाम जो श्रोता और दर्शक हैं, नागरिक हैं, उन तक पहुँचे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो संस्कृति और पर्यटन के केंद्र हैं उन सब जगहों पर ऐसी स्वच्छता, ऐसी भागीदारी, ऐसी जिम्मेदारी देखने को मिले, क्योंकि जापान के लोग समय ही नहीं बल्कि मानवीय गरिमा को भी प्राथमिकता देते हैं। और हमें भी, हम तो अतिथि देवो भव के विचारक हैं और वसुधैव कुटुंबकम के विचारक हैं, तो निश्चित रूप से दिशा में बहुत सारी प्रगति होगी, काम भी होगा। एक और चलते चलते हम चाहेंगे कि आप जो ये अनुभव लेकर आए हैं उसका और क्या कुछ विचार बदल रहे हैं अपनी कार्य योजना में, उत्तर प्रदेश में जो आपके प्रयास चल रहे हैं उस दिशा में, वो भी जरूर बताएं। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में आज का नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनने के लिए, ग्रोथ इंजन बनने के लिए तैयार खड़ा है। हम सबका दायित्व है कि हम प्रदेश की सरकार की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें और साथ ही साथ अपने दायित्व बोध का निर्वहन करते हुए जो जिस काम पे है अपने काम का ईमानदारी के साथ, समयबद्धता के साथ पूरा करने का ये संकल्प हर व्यक्ति ले लेगा तो इस 24 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रदेश में अपार संभावनाओं का प्रदेश है। निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनेंगे और एक अभूतपूर्व प्रगति की ओर हम लोग आगे उत्तर प्रदेश को ले जाने में सफल होंगे। ऐसा मुझे विश्वास है कि आइए हम सब लोग एक कटिबद्ध होकर निर्णय लें कि सारे राजनीतिक, धार्मिक, जाति भेदभाव भूल करके उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, इसको बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़े, अपने अपने दायित्वों का पूर्णतः ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने में सफल होंगे और जो बेरोजगारी है, जो अन्य समस्याएं, उससे भी निजात पाने में अवश्य सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। और चलते चलते अंतिम प्रश्न भी, क्योंकि स्टार्टअप को बहुत महत्व दे रही है सरकार और 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टार्टअप जो है वो पर्यटन और संस्कृति के साथ जो हमारी पूजा पद्धति है, जो उसके तमाम तरह के सहभागिता के बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रहे हैं, उनको भी आप आह्वान कर रहे हैं कि वो इस निवेशक सम्मेलन में वो भी प्रतिभाग करें और कम से कम उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन विभाग का सहयोग उनको ज़रूर मिलेगा, ऐसा आश्वासन आप देते भी रहें। तो आज अपने मुखारबिंद से आप बताएं कि किस किस तरह के इनिशिएटिव में आप उनको सहयोग दें। देखिए, मुझे लगता है कि हम पर्यटन के क्षेत्र में देश को आज जो प्रगति कोरोना काल के बाद हुई है पर्यटकों की आवक में, उसमें उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के पहले पायदान पे है। ये निरंतरता के साथ आगे बढ़ा तो अतिथि देवो भव की भावना के साथ सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि पर्यटक स्थलों को विकास के लिए, चाहे हमारा अयोध्या हो, काशी हो, विंध्याचल हो, नैनीताल हो, वृंदावन मथुरा हो या अन्य तमाम धार्मिक रूप से ये स्थान मैंने बताए, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से तमाम लाल किला हो, ताजमहल हो, इन सबको निरंतरता के साथ हम लोग हर स्थिति में मदद करते हुए, मजबूत करते हुए उनको और आगे बढ़ाएंगे, पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और कल्चर के क्षेत्र में जो भारतीय संस्कृति में उत्तर प्रदेश की संस्कृति का बड़ा महत्व है, ब्रज की संस्कृति, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, अवधी, सारी अपनी विधाएं, अपना अपना महत्व, अपनी कल्चर। लखनऊ में आइए तो यहाँ की तहजीब का नगर लखनऊ, कहीं भी जाए गंगा जमुनी तहजीब का नगर क्षेत्र उत्तर प्रदेश। हम समझते हैं कि हमारा संगम, आने वाला हमारा प्रयागराज का कुंभ, ये सब हमारी संस्कृति के परिचायक हैं और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनको समृद्धशाली बनाएं, वैभवशाली बनाएं। हम सब लोग आश्वस्त करते हैं कि प्रदेश सरकार सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वैभव को और मजबूत करने के लिए सबके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से निरंतरता के साथ एक अपना वैभव पूरा कायम करें, इसके लिए सरकार
कटिबद्ध है, समयबद्धता के साथ काम कर रही है, निरंतरता से काम कर रही है और सारे लोगों को आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक भविष्य और हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही हम लोगों का सद्भावना शुभकामना है। और प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त भी करते हैं कि प्रदेश सरकार आम जन के साथ, सरोकार के साथ खड़ी है। आपने कोरोना का नाम लिया, इसलिए ये सवाल बनता है क्योंकि कोरोना वापस आने की बहुत सारे सुबुहाट हो रही है, परेशानियां दिख रही हैं चीन में, बहुत सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कोरोना के दौरान चूंकि संस्कृति मंत्री भी हैं आप, तो जो कलाकार हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और अभी आपने बहुत सी स्कीम्स भी चलाई हैं उनको मदद करने के लिए। और अब इस दौर में आप उनके लिए क्या विचार कर रहे हैं और संस्कृति मंत्रालय उनको कैसे प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए किस किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो कोरोना की पुनः दस्तक पूरे विश्व में आ रही है, तो इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। सारे लोग सचेत रहें, स्वस्थ रहें। इसके लिए जो प्रोटोकॉल कोरोना का है उसका परिपालन सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही साथ हमारे जो सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले तमाम क्षेत्रों के जो कलाकार थे, किसी भी विधा के हों, वो प्रभावित हुए थे, सारे लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन जो भी प्रभावित होने के बाद आज हम लोगों ने नया जो एक आयाम देने का संस्कृति विभाग को काम किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने निश्चित व्यवस्था की है कि प्रत्येक कलाकार को काम मिल सके। इसके लिए हमने तय कर दिया कि कोई भी कलाकार, कुछ कलाकार लगातार काम पाते रहते हैं, कुछ को नहीं मिलता है, तो 3 कैटेगरी में कलाकारों को बांट दिया, ABC, उनका मानदेय तय कर दिया है। और ये तय कर दिया है कि जितने भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं सभी को उचित अवसर मिला। इसलिए साल भर में 3 से ज़्यादा किसी को भी कार्यक्रम नहीं मिलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। नंबर 2, कलाकारों को सीधे या तो एडवांस अथवा उनके खाते में कार्यक्रम के 10 दिन के अंदर पैसा हर हालत में ट्रांसफर सीधा खाते में कराने की व्यवस्था कर दी गई। कोई दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। अगर उन्हें जाना है, आना है, तो एडवांस भी आधा पैसा जो मानदेय का पेमेंट कर सकते हैं और 10 दिन के अंदर पेमेंट होगा। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई भ्रष्टाचार, कहीं पक्षपात, कहीं प्रकार न हो, इसके लिए तमाम हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए हैं, शासनादेश जारी कर दिया है। और ये भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो अनरजिस्टर्ड कलाकार बचे हैं उनको भी हम कैंप जगह जगह, ब्लॉकों पे, तहसील पे, जिले पे लगवाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, ताकि हमारा कोई भी उभरता हुआ कलाकार या जो वास्तविक कलाकार हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म पर मौका मिला, सरकारी अनुदान का लाभ, मानदेय का लाभ ले सकें और अपनी क्षमता का, योग्यता का प्लेटफॉर्म पे समाज के बीच में आकर के उसके लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये जो कोशिशें हैं आपकी वो और रंग लाएं और परिणाम बुनियादी तौर पर बहुत विस्तार हो, दिख भी रहा है। और इसमें जो कलाकार हैं वो भागीदार भी हो रहे हैं और उनकी तरफ से ये इनपुट मिल रहे हैं कि ये इनिशिएटिव मंत्रालय की तरफ से जो हुए हैं वो परिणामकारी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत रेडियो धन्यवाद जयघोष से बात करने के लिए। और आप सब श्रोताओं और दर्शकों को भी, और ये वार्ता आप अन्य लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए शेयर ज़रूर कर दें। और साथ में अगर आपको पसंद आया है तो अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कोई और बात रखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, हम मंत्री जी महोदय तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो जयघोष। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय